हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम या विक्रमबर्ग का नियम समझाइए एवं एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए। तो इसके पहले हमने कूलाम का नियम किया हुआ है, बताइए कहाँ किया हुआ है। तो हाँ, अध्याय 1 में हमने इसे किया हुआ है और उसमें जो कूलाम का नियम था वो किससे संबंधित था? तो आंसर है वो आवेशों से संबंधित था। लेकिन ये वाला कूलाम का नियम किससे संबंधित है? तो ये है चुंबक से संबंधित। तो अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि कूलाम का नियम दो तरीके से है। पहला किससे संबंधित है बताइए? पहला है आवेश से संबंधित और दूसरा किससे संबंधित है? दूसरा है चुंबक से संबंधित। तो आपको एग्ज़ाम में देख लेना है, ऐसा नहीं करना है कि कूलाम का नियम आपने लिखा देखा और आपने जो याद है या आवेश संबंधी लिख दिया या चुंबकत्व संबंधी लिख दिया। पहले देखना है कि पूछा कौन सा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में कूलाम का नियम आएगा यदि, तो साफ साफ लिखा है चुंबकत्व संबंधी, यानी कि ये जो आज हम करने वाले हैं। और यदि इस जगह पर लिखा होता आवेश संबंधी कूलाम का नियम या विक्रमबर्ग का नियम समझाइए एवं यहाँ पे एकांक ध्रुव नहीं होता, यहाँ पे एकांक आवेश होता की परिभाषा दीजिए, तब जाके आपको आवेश संबंधी कर लेना है। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बात याद रखना है कि दोनों नियम उसी सन में दिए गए थे, 1785 में। आपको याद होगा कि जब हमने आवेश संबंधी कूलाम का नियम पढ़ा है तो वो कब दिया गया था? 1785 में। तो उसी सन में कूलाम ने ये भी दे दिया था, लेकिन हमने तब क्यों नहीं पढ़ा इसे? क्योंकि ये चुंबक से संबंधित था, तो इसे चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कूलाम का नियम है वो आवेश संबंधी भी है और चुंबक संबंधी भी है। दोनों एक ही सन में दिए गए थे, लेकिन हमने उस समय क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें उसमें आवेश से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी थी। चुंबक वाले पार्ट में अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये नियम क्या है और कैसे दिया गया, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक दंड चुंबक है और ये भी एक दंड चुंबक है। तो इसके पास हम इसे लेकर आते हैं, तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, बताइए। तो इसका सीधा सा जवाब है ये उत्तरी ध्रुव है, और अगर उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देगा, जैसे कि प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देता है। प्लस आवेश अगर एक के पास धन आवेश है यहाँ पे किसी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर या उसी वस्तु पर हम दूसरा प्लस लेकर आएंगे, तो उन दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। सीधी सी बात है कि धन और धन में क्या होता है? प्रतिकर्षण। उसी तरीके से एन ध्रुव और एन ध्रुव में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो जब हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये वाली चुंबक इस तरफ चली जाएगी, और इसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है इसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण। तो जैसे कूलाम ने आवेशों के संबंध में बताया कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? आकर्षित करते हैं। लेकिन कितने बल के साथ करते हैं? कितना बल लगता है दोनों के बीच में? ये खोजने के लिए कूलाम ने एक सूत्र बनाया था। उसी समय चुंबक के बारे में भी उन्हें पता था, तो उन्होंने देखा कि चुंबक भी आकर्षक और प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों आपस में प्रतिकर्षक हैं। अब यदि बात करें यहाँ पे, तो एक दंड चुंबक है, उसके पास दूसरी दंड चुंबक है। तो जब हम इनको पास पास लाएंगे तो देखिए, बताइए इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? क्या आप बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो ये अलग अलग ध्रुव हो गए। क्या सजातीय हैं? क्या समान ध्रुव हैं? आंसर है नहीं। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये चुंबक इस चुंबक से चिपक जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से इनके बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो इनके बीच में आकर्षण हो गया, जबकि यहाँ पे प्रतिकर्षण हो गया। बिल्कुल आवेश जैसा सीन बन गया है। आप यहाँ पे देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग आवेश एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। वैसे ही चुंबक में हो गया, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं।
तो जैसे उन्होंने आवेश में ढूंढा कि इनको आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं तो कितने बल के साथ करते हैं, ये ढूंढने के लिए कूलाम ने 1785 में एक नियम बनाया था। उसी समय चुंबक के बारे में भी उन्होंने ये ढूंढने के लिए कि ये ध्रुव कितनी ताकत के साथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये ढूंढने के लिए यानी कि बल ढूंढने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। यानी कि ये एक प्रायोगिक नियम है, यानी कि पहले प्रयोग किए गए और उस आधार पर फॉर्मूला बनाया गया। तो प्रयोग उन्होंने किए और किस तरीके से बल को प्रभावित करते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके पहले हमें क्वेश्चन आएगा जैसे एग्जाम में ये वाला, तो आंसर कैसे लिखना है, तो उसके बीच में इंट्रो थोड़ा सा दे देते हैं। तो इंट्रो मैंने नीचे रखा हुआ है, लेकिन कैसे लिखना है उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। बताइए ये नियम कब दिया गया था, तो आप तो बता सकते हो ना, 1785 में दिया गया था। तो सन 1785 में कूलाम ने ध्रुवों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, प्रतिकर्षण और आकर्षण और एक शब्द जोड़ देना है बल, तो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम दिया। और ध्रुवों के बीच में, ध्यान रखना है ध्रुवों के बीच में। देखिए किस तरीके से आपको इंट्रो लिखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए आपको जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट होना है। सन 1785 में कूलाम ने दो ध्रुवों, कौन कौन से ध्रुवों की बात हो रही है, तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ही तो ध्रुव है। अब देखिए अगर ध्रुव उत्तरी उत्तरी हैं तो प्रतिकर्षण होगा, तो दोनों ध्रुवों के बीच में, दो ध्रुवों के बीच में, अब वो उत्तरी उत्तरी भी हो सकता है इस तरीके से या उत्तरी दक्षिणी भी हो सकता है। तो दो ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं। कूलाम ने क्या कहा, दोनों बल हो सकते हैं, या तो आकर्षण का बल हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है। उसका हमें मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम दिया। इसे व्युत्क्रम वर्ग क्यों कहते हैं बाद में मैं बता दूंगा, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है तो व्युत्क्रम वर्ग होता है और वो भी व्युत्क्रम में लिखा रहता है, तो मैं बता दूंगा बाद में कि व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों कहते हैं। तो अभी फिलहाल आपको ये इंट्रो देना है कि सन 1785 में देखिए नियम कब दिया गया था, 1785 में दोनों ध्रुवों के बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो आपको क्या याद कर लेना है, 1785 में दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम दिया और इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस नियम को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते चलते हैं। इसके बाद आपको आगे और भी लिखना है, लेकिन उसके आधार पर हमें समझना होगा। तो उन्होंने इसी टाइप के प्रयोग किए और जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया। देखिए ये दो दंड चुंबक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, तो ये एक दूसरे को ऑब्वियस सी बात है प्रतिकर्षित करेंगे। तो कितने बल के साथ करेंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ध्रुव प्रबलता समझनी होगी। ध्रुव प्रबलता क्या होती है, इस ध्रुव की ताकत। ये जो ध्रुव होते हैं ये आप देख पा रहे हैं, इनके पास कुछ ताकत होती है जिस ताकत के दम पर ये एक दूसरे को या तो धकेलते हैं या फिर आकर्षित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं या फिर आकर्षित करते हैं। तो देखिए ये ताकत कहाँ से आती है, आपने पढ़ा होगा कि विद्युत बल रेखाएं उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं। तो जहाँ से एक छोटे से पॉइंट से ये निकलती हैं उस छोटे से पॉइंट पर रेखाओं का एक गुच्छा बन जाता है, और जहाँ रेखाएं सघन होती हैं आपने पढ़ा है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी प्रबल होता है, जिसके कारण यहाँ पे ताकत ज़्यादा होती है। ध्रुवों पर ताकत सबसे ज़्यादा होती है किसी भी दंड चुंबक में। तो वो ताकत दिखाने के लिए हम उसका अलग नाम रख देते हैं और इसे भी हम कहते हैं ध्रुव प्रबलता, यानी कि ध्रुव के खींचने की ताकत। उसी ध्रुव प्रबलता के दम पर ये इसे या तो धकेलता है या आकर्षित करता है, ये भी एक दूसरे को। तो इसके पास भी ध्रुव प्रबलता होती है। प्रत्येक ध्रुव के पास अपनी एक ताकत होती है और जिसे हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो ये देखिए इसके पास भी ताकत होगी, इसके पास भी होगी, प्रत्येक ध्रुव के पास होती है। तो उन्होंने प्रयोग किए, किन्होंने, कूलाम ने। आपको भूल नहीं जाना है किसका प्रयोग है ये, कूलाम का। कब हो रहा था, 1785 में। उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जितनी ज़्यादा ध्रुव प्रबलता होती है उन दोनों ध्रुवों के बीच, जिनके बीच में बल लग रहा है, तो उतना ही ज़्यादा बल लगता है। उन्होंने कहा कि जैसे इसकी ताकत 2 है, इसकी ताकत 2 है, तो बल लगेगा दोनों का मिला के 4।
इसकी ताकत 3 है, इसकी ताकत 2 है, तो बल लगेगा 6। इन्होंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि बल बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम इनकी ताकत बढ़ा दें, 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो बल लगने लगा 8। तो देखा कि बल तो लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, इन दोनों की ध्रुव प्रबलताओं का यदि गुणा कर दें, जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो बल उतने ही गुना बढ़ जाता है। तो यदि हम इसकी ध्रुव प्रबलता m1 मान लें और इसकी ध्रुव प्रबलता m2 मान लें, तो बल कितना होता है, बल इन दोनों के गुणा के ही बराबर है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है m1 m2। और देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब है उसी के अनुसार बल भी बढ़ रहा है ना। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उसी के अनुसार वो चीज घट रही है, यानी कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। ठीक है, वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यानी कि कूलाम ने क्या देखा कि जितनी ज़्यादा ध्रुव प्रबलता दोनों की होती है, उतना ही जल्दी से आकर्षण होता है या उतनी ही तेजी से प्रतिकर्षण होता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा क्या लगता है, बल। अब यदि हम इनके बीच की दूरी पर गौर करें, तो उन्होंने देखा, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, अभी तक हमें क्या समझ में आया कि जो बल लगने वाला जो बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्रुव प्रबलताओं पे। जैसे हमने पहले ध्रुव की ध्रुव प्रबलता मान ली m1 और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या मान ली, m2। तो उन्होंने बताया कि लगने वाला बल उनके गुणा के बराबर है, यानी कि ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती है। देखिए, आप गुणनफल तो हो ही रहा है, 4 दूनी 8। यदि इसकी ध्रुव प्रबलता 4 है, इसकी ध्रुव प्रबलता 2 है, तो लगने वाला बल 8 है। तो बल तो देखिए 4, 6, 8 बढ़ते ही जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ध्रुव प्रबलताओं को बढ़ाते जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट में। अब दूसरी चीज है कि अगर इनके बीच की दूरी जो r हम मानते हैं, अगर इसको हम बढ़ा दें, अभी हमने क्या बढ़ाया था, ध्रुव प्रबलता, तो हमें बल भी बढ़ता हुआ दिख रहा था। क्या दूरी बढ़ाने से भी बल हमें बढ़ता दिखेगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर इनके बीच की दूरी 2 है, पहले कितनी थी, 1, अगर हमने दूरी बढ़ा के 2 कर दी, तो बल 4 गुना कम हो गया। हमने दूरी बढ़ाकर 3 कर दी, तो बल 9 गुना कम हो गया। तो इससे एक रिलेशन बैठता है, कैसा कि देखिए, अगर हम ध्रुव प्रबलताओं को बढ़ाते हैं तो बल बढ़ जाता है, लेकिन अगर दूरी को बढ़ाते हैं, इसको भी तो बढ़ा ही रहे हैं, कम थोड़ी कर रहे हैं। जैसे ध्रुव प्रबलताओं को हमने बढ़ाया है, तो हम सोच रहे हैं अब दूरी को भी बढ़ा दें, लेकिन दूरी को बढ़ाते हैं तो बल बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। और कितना कम होता है, उस दूरी के वर्ग के। जैसे दुगना किया तो बल 4 गुना कम हो गया, तिगुना किया तो बल 9 गुना, यानी 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो यदि हम दूरी को बढ़ा रहे हैं तो बल उसके वर्ग के बराबर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है, इसलिए हम इसको बटे में नीचे लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि F समानुपाती, व्युत्क्रम में लिखेंगे दूरी के वर्ग के, यानी जितनी दूरी होती है उसके वर्ग के बराबर बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है इसलिए नीचे लिखा है, यदि बढ़ता तो ऊपर ही लिखते r वर्ग, जैसे ये लिखा है, क्योंकि इसके कारण तो बढ़ रहा है ना बल, तो इसलिए इसे सामने लिखा गया है। लेकिन इसके कारण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने इसे बटे में लिखा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, F समानुपाती m1 m2 बटे r²। तो इसी आधार पर अब हमें भाषा लिखना है। इससे हमें पता चलता है कि ध्रुव प्रबलताएं होती हैं वो बल का सपोर्ट करती हैं, यानी कि इन्हें बढ़ा दो तो बल भी बढ़ जाएगा। लेकिन दूरी बल का सपोर्ट नहीं करती है। अगर दूरी को बढ़ाओगे ना तो बल भी क्या हो जाएगा, दूरी को बढ़ाओगे तो बल सीधा कम होगा, लेकिन ध्रुव प्रबलताओं को बढ़ाओगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी से संबंधित हमने इतना लिख लिया था एग्जाम में। अब हमें इसके आगे लिखना है तो वो समझ के आधार पर होगा। और वो समझ कहाँ से आएगी, इसी चीज़ से जो आपने समझी है कि इस नियम अनुसार लगने वाला बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अब लिखना होगा। तो चलिए इसे इसके नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से लिखा गया है। इस नियम अनुसार किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, यानी कि ये वाला, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच में, चाहे इसके बीच में हो चाहे इसके बीच में हो, लगने वाला बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यही लिखा है। देखिए, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के, अब ये देखिए, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, ये दूरी है बीच की r, इसका कर दिया वर्ग, तो दूरी का वर्ग, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल यानी कि F, ये F है ना, तो किन्हीं दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं यानी कि M1 और M2, तो उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं की क्या होती है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। गुणनफल के, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, गुणा का ही होगा ना, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के, लेकिन बटे में लिखा है तो क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो गया ना याद, लगने वाला बल ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले इंट्रो दिया था कि ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण के बल में संबंध में एक नियम दिया है, जैसे हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। और क्यों कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि व्युत्क्रम में वर्ग लगा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम का वर्ग नियम। तो अब हम इसके आगे से सॉल्व करेंगे। तो फिर इतना लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ध्रुव यहाँ पे ले लेते हैं और एक ध्रुव यहाँ पे ले लेते हैं। पहले ध्रुव को हम नाम दे देते हैं M1 और दूसरे ध्रुव को नाम दे देते हैं M2। इनके बीच की दूरी हमें R ले लेना है। तो अब इनके बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन नियम सबके लिए है, इसलिए कॉमन नियम बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो हम चित्र के अनुसार लिख लेंगे कि माना M1 तथा M2 ध्रुव प्रबलताओं के दो ध्रुव हैं। तो लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब जिनके बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। तो हम आगे लिखते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी होगी, स्मॉल r है। ठीक है। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि लगने वाला बल दोनों ध्रुव प्रबलताओं के यानी कि M1 और M2 दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल यानी कि इनटू के अनुक्रमानुपाती, और साथ में क्या कहता है नियम कि दोनों के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के बराबर कम हो रहा है बल, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती। अब हम लिखेंगे उपरोक्त दोनों को मिलाने पर। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही रहेगी यानी कि M1 M2, इस तरीके से M1 M2, और जो नीचे लिखा है उसे बटे में, तो बटे में ही रहेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया यानी कि जोड़ दिया, मिला दिया। इस तरीके से अब समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। वैसे आप जानते हैं कि नियतांक K और M1 M2, ये जो नियतांक है ये मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ K एक नियतांक है जो कि मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब मापन की पद्धति तो दो ही होती हैं, पहली SI दूसरी CGS, यही फेमस है ना। तो इसलिए अगर हम SI पद्धति की बात करें तो SI पद्धति जो है उसमें K का मान होता है μ0/4π, जो कि 10⁻⁷ की घात के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सभी के यूनिट SI पद्धति में रखें, जैसे कि न्यूटन, M1 M2 जो ध्रुव प्राबल्य है, एम्पियर गुणित मीटर और दूरी मीटर में रखें, तो जो K का मान हमें प्रयोगों में प्राप्त होता है वो 10⁻⁷ की घात के बराबर, जिसे हम μ0/4π भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि पाई का मान सबको मालूम है, 4 का गुणा करेंगे, और μ0 जो है उसका मान भी सभी को मालूम है। μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता है, और इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 10⁻⁷ की घात गुणित 4π कर देंगे तो μ0 का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं, μ0 के बारे में बता देते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि μ0 निर्वात या वायु की चुंबकनशीलता है। अब ये जो K का मान है μ0/4π, अब हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो K का मान, इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं ताकि हम K का मान दिखा पाएँ। तो K का मान क्या है, μ0/4π, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो लिखेंगे K का मान समीकरण 1 में रखने पर।
चलिए रखते हैं f बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f बराबर k की जगह पर रख देते हैं μ0 बटे 4 पाई, बाकी सब ज्यों का त्यों क्या था m1 m2 बटे आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे वही लिख दिया m1 m2 बटे आर स्क्वायर। चूँकि ये SI पद्धति में निकाल रहे हैं इसलिए बल का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन होता है, तो वी कैन राइट है न्यूटन, और इसे हम बना सकते हैं समीकरण 2। अब ये तो था SI पद्धति में ये, अब इसके बाद हमें निकालना है CGS पद्धति में, तो हम हेडिंग लगाएंगे CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में किस फॉर्मूले को लगाना है, इसको। तो इसमें क्या करेंगे हम कि CGS पद्धति में k का मान 1 होता है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम इनके इस तरीके से मान रख देते हैं, जैसे f का मान हम न्यूटन का CGS मात्रक डायन होता है और m1 m2 का हम मान रखेंगे और r का मान रखेंगे सब CGS यानी कि छोटी राशि में, तो k हमें मिलता है 1, यानी कि हम k को 1 सेट करते हैं। तो जब हम k का मान 1 रखेंगे तो इसी फॉर्मूले को क्या बनेगा, ये k की जगह पर 1 हो जाएगा तो सीधा बनेगा m1 m2 बटे आर स्क्वायर, क्योंकि k तो 1 हो गया, 1 का गुणा इसमें हो गया तो m1 m2 आ गया, बटे में क्या आ गया r वर्ग। तो k का मान जब हम 1 रखेंगे तब ये बनेगा, और इसे हम कह सकते हैं डायन, क्योंकि ये न्यूटन का CGS है। तो ये भी एक फार्मूला ही है, लेकिन ज़्यादा उपयोग में ये आता है, ये वाला फार्मूला, क्योंकि SI सिस्टम सभी जगह यूज होता है। अब यदि आपको याद हो कि क्वेश्चन में हमसे एकांक ध्रुव के बारे में भी पूछा गया था कि एकांक ध्रुव क्या है। ये देखिए, चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, व्युत्क्रमवर्ग का नियम लिखिए एवं एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो एकांक ध्रुव कैसे आएगा, और ये क्वेश्चन में आया भी है। अगर आप MP बोर्ड फाइनल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये इसी साल आया था और इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसको ध्यान से करें, सतर्कता के साथ पूरा का पूरा, और अच्छे से समझ लें ताकि दोबारा से कर पाएँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि एकांक ध्रुव कैसे लिखेंगे, तो हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले तो एकांक ध्रुव। अब इसको कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है। यहाँ पे देखिए, हमें m1 m2 को m मानकर उसे 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें इन सभी को, जैसे यहाँ पे देखिए μ0 बटे 4 पाई लिखा है, इसका मान तो होता है 10 पे -7 की घात। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, μ0 बटे 4 पाई का मान कितना होता है 10 पे -7 की घात, अभी आपने देखा। और तो अगर हम बल भी 10 पे -7 की घात मान लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा केवल ये। तो इसको भी हम एकांक कर देंगे, यानी r का मान 1 कर देंगे और m1 m2 m मान लेंगे, तो m का मान हमें एकांक ध्रुव 1 मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम यहाँ पे f बराबर हम जानबूझ के कितना लेंगे 10 पे -7 की घात न्यूटन मान लेते हैं कि इतना बल लग रहा है। क्यों लिया, क्योंकि μ0 बटे 4 पाई 10 पे -7 होता है, और r यदि हम मान लें कि ये 1 मीटर होगा, सब SI सिस्टम का है इसलिए हम मीटर में लेंगे और न्यूटन में लेंगे, क्योंकि ये SI के लिए फॉर्मूला है। और m1 m2 बराबर m1 और m2, ये दोनों हम बराबर कर देंगे और इसे हम मान लेते हैं कि ये m है। जितना m1 है उतना ही हम क्या करेंगे m2 मान लेंगे। तो अब इनके मान यदि हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा रफ में बात कर लेते हैं। f की जगह पर हम कितना रखेंगे 10 पे -7 हमने माना है। μ0 बटे 4 पाई को जो 4 पाई जो है इसका जो मान होता है वो होता है 10 पे -7, और इसके साथ साथ m1 m2 दोनों को m माना है, तो m1 की जगह पर भी m होगा और m2 की जगह पर भी हम m रखेंगे, क्योंकि दोनों को हमने क्या माना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 को भी हम m लिख सकते हैं, m2 को भी हम m लिख सकते हैं। इसका मतलब m1 की जगह पर भी हमने m लिखा, m2 की जगह पर भी हमने m लिखा, तो इनका गुणा होगा तो m² हो जाएगा। और नीचे देखिए r है, r का मान हमने कितना माना 1 मीटर, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो m का क्या हो गया m², और नीचे 1 का वर्ग 1 ही रहा।
अब इसका तिर्यक गुणा कर देते थे, एम स्क्वायर का एक में होगा तो एम स्क्वायर ही आएगा और एक एकम एक, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, तो m बराबर अंडर रूट 1, तो m बराबर धन ऋण 1, क्योंकि वर्गमूल के बाहर जब भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस में होती है। तो ये देखिए m का मान आ गया +-1। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है तो वो आप यहाँ पे करेंगे। और एकांक ध्रुव के लिए क्या क्या करना पड़ा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बल मानना है 10⁻⁷ की घात, क्योंकि इसका मान होता है 10⁻⁷ की घात, इसलिए हमें जानबूझकर यहाँ बल कितना मानना है 10⁻⁷ की घात। m1 का भी मान m मानना है और m2 का मान भी m ही मानना है, और r कितना मानना है 1। तो इस तरीके से हो जाएगा m बराबर, तब समीकरण 2 से ही करना पड़ेगा ना, तब ये देखिए, तो तब समीकरण 2 से करेंगे तो f की जगह पर 10⁻⁷ आएगा, बराबर μ0/4π 10⁻⁷ ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे μ0/4π 10⁻⁷, इसकी जगह पर तो रख ही दिया, इसकी जगह पर रख दिया। m1 m2 दोनों m होगा तो m स्क्वायर कर सकते हैं इसको, जो कि मैंने अभी रफ में आपको समझाया। और दूरी कितनी होगी r का मान 1 माना है तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 1, बराबर यहाँ पे भी 1 बचेगा, लेकिन 1 का गुणा इस पे होगा तो क्या होगा m स्क्वायर, और बटे नीचे का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अब 1 एकम 1, तो m स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, तो m बराबर √1, तो m बराबर कितना आएगा +-1। ये आ गया एकांक ध्रुव। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए एकांक ध्रुव क्या है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो दोनों ध्रुवों को 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उन पर 10⁻⁷ की घात न्यूटन का बल लगेगा। और इस तरीके से हम परिभाषा बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एकांक ध्रुव क्या है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जिसमें हम दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 10⁻⁷ की घात का जो बल है वो प्रतिकर्षित बल लगेगा। प्रतिकर्षण ही क्यों, क्योंकि m1 का मान भी m है, m2 का मान भी m है। इसका मतलब है कि दोनों की जो ध्रुव प्रबलता है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉर्थ पोल को लेंगे और नॉर्थ पोल को लेंगे तो उनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण, या साउथ पोल को लेंगे साउथ पोल को तो भी उनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो परिभाषा इस तरीके से आपको सबसे नीचे लिखना है। तो यहाँ पे परिभाषा आपको लिखना है, तो परिभाषा ये देखिए, परिभाषा क्या होगी, अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर ही है ना, हमने r का मान कितना लिया था 1 मीटर, तो 1 मीटर की दूरी पर हम रखेंगे 10⁻⁷ की घात का बल प्रतिकर्षित करता है। इस तरीके से आप इसे पूरा का लिख सकते हैं। और मैंने नोट्स दिए हुए हैं, यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसी के अनुसार प्लेलिस्ट पर पढ़ाई हो रही है। तो आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारी वेबसाइट है notes@sandeep.com, इस पर जाइए और नोट्स फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। मैंने वहाँ पर खुद हाथ से लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप उन्हें उनके आधार पर अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।